नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इको के 550 जो एमसीक्यूज़ है। विवेक सिंह सर जो है वो प्रिपेयर करते हैं हर साल। तो इसके 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। जो पहला चैप्टर है फर्स्ट क्वेश्चन टू 37 क्वेश्चंस वो हो चुके हैं, जिसमें जीडीपी और सीपीआई इन्फ्लेशन ये सब जैसे टॉपिक कवर किए हुए हैं। जीडीपी, जीएनपी, वो सब नेशनल इनकम वो सब कवर किया है। अब इस वाले में है मनी और मार्केट और वो सब चीज़ें हैं, बैंकिंग वो सब ज़्यादा फोकस में है। तो ये आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो 38 टू 50 कर लेंगे, तो हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज जो हमको स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, 38 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वर द रीजन विच लेड टू द बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ 1969। 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बैंक नेशनलाइजेशन किया था, तो उसका रीज़न क्या है। तो देखते हैं एक एक करके स्टेटमेंट्स को। एक्सपेंशन ऑफ द बैंक ब्रांचेज वाज मोस्टली इन अर्बन एरियाज, कि भाई बैंक जो ब्रांचेस थी वो अर्बन एरियाज में थी। तो वो सही बात है, क्योंकि तब प्राइवेट जो बैंक्स थे वो अपना प्रॉफिट देख रहे थे, और जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा और कैश फ्लो ज़्यादा होगा, वहाँ वो बैंक खोलेंगे। तो उन्होंने अर्बन में ही ज़्यादातर बैंक ब्रांचेस एक्सपेंड की थी। एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर नॉट गेटिंग प्रॉपर एक्सेस टू बैंक फैसिलिटीज़। वो भी सही बात है, जब रूरल में बैंक ही नहीं खुलेंगे तो रूरल में एरिया में जो एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगती है उनको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिला होगा उस टाइम पे। बैंक क्रेडिट वॉज नॉट यूटिलाइज टू फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रायोरिटीज़। तो सरकार जो प्लान करती थी, प्रायोरिटीज़ रखती थी कि भाई हमारा प्लान ये अगले 5 साल में ही है, तो वो प्रॉपरली उसमें फाइनेंसिंग यूटिलाइज नहीं होती थी। तो ये बात भी सही है। ईजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेज, वो भी सही बात है, क्योंकि जो बैंक है वो भी देखते थे कि जो वापस उनको ईजिली पैसे वापस दे दे, वहाँ वो पैसे वो क्या बोलते हैं, लोन्स दिया करते थे। लेकिन जो बाकी छोटे मोटे इंडस्ट्रियल जो हाउसेज है उनको नहीं मिलता था। हैड एनकरेज ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज, जिससे कि मोनोपोलीज की ग्रोथ हुई, कि भाई कुछ लोग ही जिनको सर को बैंक से लोन मिल रहा था उनकी ही ग्रोथ हुई, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर पा रहे थे। तो यहाँ सारे ऑप्शन हमारे पास जो है वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ये फैक्चुअल ही क्वेश्चन था, इसका कोई ज़्यादा ऐसा आंसर नहीं है। फिर है सेन्योरेज। सेन्योरेज का क्या मतलब है, इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी सर ने क्वेश्चन डाला हुआ है तो हम उसको कर लेंगे। तो इसका जो है वो द प्रॉफिट जनरेटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑन द अकाउंट ऑफ मनी क्रिएशन। तो द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द अकाउंट ऑफ मनी क्रिएशन, ये ही आंसर है। ये सिंपल डेफिनेशन है। इसमें आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो इसका आंसर ये है कि जो सेंट्रल बैंक मनी क्रिएशन में जो प्रॉफिट कमाती है उसको क्या बोलते हैं, सेन्योरेज। सेन्योरेज बोलते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ सेन्योरेज। तो सेन्योरेज का क्या क्या पार्ट है। फिर है इंटरेस्ट इनकम ऑन द रिजर्व केप्ट विद आरबीआई फॉर मनी क्रिएशन। तो इंटरेस्ट आता है जो आरबीआई के साथ मनी क्रिएशन के लिए पैसा रखा, रिजर्व रखे जाते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई को, एक वो हो गया। दूसरा इंटरेस्ट एक्रूइंग फ्रॉम बैंक बैलेंसेस केप्ट विद सेंट्रल बैंक एज इंटरेस्ट फ्री बैलेंसेस इन ऑर्डर टू मीट द रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो जो सीआरआर, ये हम आगे देखेंगे, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ ये देख लो कि बैंकों को जो है आरबीआई के साथ कुछ परसेंट जो उनका पैसा है वो आरबीआई के साथ पास रखना पड़ता है फॉर सेफ्टी पर्पज़। और वो इंटरेस्ट फ्री होता है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं उनको मिलता है, सिर्फ ऐसे वो पैसे पार्क करने पड़ते हैं आरबीआई के पास। तो आरबीआई उनको लैंड करता है, या उस पर जो उसको आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है वो भी उसका प्रॉफिट हो गया, आरबीआई का प्रॉफिट हो गया। फिर इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स क्या हो गया कि भाई अब अभी मान लो लोगों के पास जितना भी अभी कैश फ्लो है लोगों के हाथ में, वो अभी उस मान लो वो 100 रुपये से कोई चीज़ अभी कुछ खरीद पा रहे हैं, वो अगले 10 दिनों में मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गई या 1 महीने में इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो अब वो 100 रुपये में वो सेम चीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं। मतलब अब उसकी पैसे की वैल्यू कम हो गई। कम हो गई तो मतलब आपका जो आरबीआई की जो लाइबिलिटी है वो भी कम हो गई, क्योंकि आरबीआई उस कोई भी नोट लोगों के पास जितने भी पैसे हैं उसकी लाइबिलिटी सारी आरबीआई के पास है। आरबीआई को उसका जो है कुछ ना कुछ अमाउंट गोल्ड है या बॉन्ड्स है या कुछ शेयर्स है, कुछ ना कुछ, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, अपने पास उसको रखना पड़ता है उसको। अगर वो 100 रुपये बाहर कैश फ्लो हो रहा है 100 रुपये, तो उसके एज अ सिक्योरिटी सरकार के पास या तो गोल्ड होगा, या फिर डॉलर्स होंगे, या फिर बॉन्ड्स होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी। वो सब चीज़ें जो है सरकार को रखनी होती है, तभी वो पैसा मार्केट में आ सकता है।
तो वो जो लाइबिलिटी है, क्योंकि पैसे की यहाँ वैल्यू कम हो गई, तो अब वो ये बॉन्ड या सिक्योरिटी बेच सकते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा उनको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है वो पैसा, वो उनका प्रॉफिट आ गया। वो प्रॉफिट आ गया तो वो भी जो जितना भी ये सारा प्रॉफिट बनता है सरकार का, उसमें से सिर्फ आपका जो पैसे प्रिंट करने के उनको कॉस्ट जाती है वो माइनस कर दो, तो वो सारा जो पार्ट हो जाता है वो सेन्योरेज का पार्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको सेन्योरेज बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो ये कॉन्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब यहाँ दिया हुआ है तो हम इसको अब पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ अ कंट्री हैज़ पैक्ड फिक्स्ड बट एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट देन कंसिडर द फॉलोइंग। तो ये हमारा 60s और 70s में होता था, जो पैक्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता था किसी और देश के साथ। तो इन्फ्लेशन इन द कंट्री में मेक इट्स एक्सपोर्ट लेस कंपेटिटिव। सो एग्जांपल के तौर पे मान लो जो डॉलर है एक, वो इंडिया के 60 रुपये के बराबर है। ओके, अब इंडिया में मान लो इंडिया और यूएसए के बीच दो कंट्रियाँ हैं, वो सिर्फ बर्गर प्रोड्यूस करती है, तो यूएसए में जो है $1 का एक बर्गर मिलता है। ओके, अब इंडिया में जो है वो जो RS30 का है वो एक बर्गर मिलता है। हो गया। अब क्योंकि एक्सचेंज रेट जो हमारी है वो $1 में 60 रुपये का है, और जो हमारा बर्गर है वो वहाँ $1 में मिल रहा है और हमारे यहाँ 30 रुपये में मिल रहा है। मतलब अगर यूएस चाहे फ़ायदा कमाना चाहे तो इंडिया से वो क्या है, इंपोर्ट कर सकता है बर्गर। अगर वो इंपोर्ट करेगा तो उसको $1 में 2 बर्गर मिल जाएंगे, वो उसका फ़ायदा हो जाएगा। वहाँ $1 में एक ही बर्गर बन रहा है, तो उसका फ़ायदा हो गया। तो हमारे देश का जो है का एक्सपोर्ट कंपेटिटिव है। अब इन्होंने लिखा है इन्फ्लेशन इन द कंट्री मेक इट्स एक्सपोर्ट लेस कंपेटिटिव। अब हम इन्फ्लेशन हो गई हमारे देश में, मान लो अब हमारे देश में भी 60 रुपये का बर्गर हो गया, 60 रुपये का बर्गर हो गया। अब हमारे देश से भी अब वो क्या है, $1 में जितने का वहाँ मिल रहा है, वो एक बर्गर मिल रहा है, उतना ही यहाँ भी 60 रुपये का एक बर्गर मिल रहा है। 60 रुपये का एक बर्गर मिलेगा तो मतलब अब बराबर हो गया, वहाँ भी एक ही बर्गर मिलेगा, यहाँ भी एक ही बर्गर मिलेगा, सेम सेम अमाउंट में एक्सचेंजेबल जो हमारी एक्सचेंज रेट है। तो हमारा कंपेटिटिवनेस एक्सपोर्ट की कम हो गई। अब पहले हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करने वाले थे, अब महंगा हो गया हमारा एक्सपोर्ट, तो अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो अब वो नहीं लेके जाएगा कोई। तो ये पहले ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। फिर इफ़ द कंट्री डिवैल्यूज इट्स करेंसी इन प्रोपोर्शन टू द इन्फ्लेशन देन इट्स एक्सपोर्ट में रिमेन कम्पिटिटिव। अब इन्होंने क्या बोला है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर कंट्री, अब उसको कंट्री को लगा कि भाई अब ये हमारा जो ट्रेड है वो तो इन क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट है वो लेस कंपेटिटिव हो गया। तो यहाँ डॉलर एक 60 रुपये के बराबर था, बर्गर भी अब 60 रुपये का हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको करेंसी को हमारी डिवैल्यू करते हैं। अब $1 जो है हमारे 90 रुपये के बराबर हो गया। अपनी अपनी करेंसी डिवैल्यू कर दी फिर से। अब हमारा, क्योंकि अब बर्गर तो वही 60 रुपये का ही है, 60 रुपये का है, तो अब हमारा जो ट्रेड है फिर से कंपेटिटिव हो गया। अब उनको $2 में यहाँ से 3 बर्गर मिल पाएंगे, जबकि वहाँ $2 में 2 ही बर्गर मिलेंगे। तो इस तरह ये दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो हमेशा याद रखना कि जब इन्फ्लेशन हाई हो किसी कंट्री में, तो उसकी जो इन्फ्लेशन हाई हो तो ट्रेड की जो एक्सपोर्ट की जो कंपेटिटिवनेस है वो लो हो जाती है, लेस हो जाती है कंपैरिजन टू जो पहले थी उसके। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसके जो आंसर होगा वो होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वही 40, कौन सा क्वेश्चन था ये, 41C। तो इसका आंसर है C। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इंडियाज प्रेजेंट एक्सचेंज रेट। अभी की एक्सचेंज रेट जो हमारी है एट प्रेजेंट, तो RBI रेगुलेट रुपी डॉलर रेट नहीं रेगुलेट करती, रेगुलेट पहले करती थी कि उससे क्या बोलते हैं उसको ही पैक्ड एक्सचेंज रेट बोलते थे। अब ये क्या है, RBI जनरली इंटरवीन्स इन द फॉरेक्स मार्केट इनडायरेक्टली। वो RBI अभी भी करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO करता है, या फिर कुछ और तरीके हैं जो एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज इसमें फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में वो है ट्रेड करता है। या तो अगर मान लो हमारी डिवैल्यू हो रही है करेंसी, उसका मतलब ये है कि हम डॉलर की जो है डिमांड बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, रुपये की डिमांड घट गई, तो क्या है RBI क्या करेगा कि डॉलर बेच देगा, डॉलर बेच देगा और रुपी जो है वो खरीदेगा, पैसा खरीदेगा, पैसे की डिमांड बढ़ेगी, तो क्या है रुपी अप्रिशिएट होगा। फिर है रुपी RBI रेगुलेट फॉरेक्स मार्केट, तो वही वो दोनों, ये दोनों ही सही है। RBI रेगुलेट करता है फॉरेक्स मार्केट को, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 43rd, वो है RBI इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो RBI अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करता है तो किस वजह से करता है, टू कंटेन वॉलेटिलिटी इन द रुपी।
तो वो क्या है, पैसे की वॉलेटिलिटी को, वही हमने देखा कि अगर पैसा बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवैल्यू हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि वो इंटरवीन करेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करेगा तो वो जो है लैंडस्लाइड होगी, जो डिवैल्यू में वो कम हो जाएगी, वो रुकेगी। टू सेट प्राइस बैंड फॉर रुपी एंड टर्म्स ऑफ डॉलर, नहीं ऐसा कोई प्राइस सेट नहीं होता है कि भाई आरबीआई बोल रहा है कि भाई अब 80 टू 82 ही हमारा जो है पर डॉलर वैल्यू होनी चाहिए रुपीज़ की। तो वो ऐसा नहीं करता है, वो काइंड ऑफ वो डायरेक्ट इंटरवेंशन होगी। आरबीआई सिर्फ तब फॉरेन एक्सचेंज में भी ओनली तब वो इंटरवीन करता है अगर मान लो जैसे आज 80 रुपीज़ है डॉलर की, जो वो डॉलर और रुपी का जो कन्वर्जन है, एक्सचेंज रेट है वो 80 रुपीज़ है, और 15 दिन में वो जाके 85 87 हो गया, तो वो इंटरवीन करेगा। अदरवाइज अगर ये ऐसा है कि 80 है और फिर अगले 4 5 महीने या साल भर में वो 85 हो गया, तो वो ज़्यादा इंटरवीन नहीं करता है। तो वो एक ग्रेजुअल मूव, ग्रेजुअली आपके ट्रेड के बेसिस पे, इन्फ्लेशन के बेसिस पे, डॉलर और रुपी की डिमांड के बेसिस पे ग्रेजुअली वो क्या है, वो डिवैल्यू हो रहा है या फिर एप्रिशिएट हो रहा है। तो वो चीज़ें है, तो यहाँ आंसर होगा जो इसका ओनली वन होगा, दूसरा नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। अब ट्रिपल पी के बारे में आपको अगर इसके बारे में जानना है तो एक वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, उसके बारे में, इसके बारे में आप जान सकते हैं। या फिर नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, नॉमिनल रियल एक्सचेंज रेट होता है, फिर यार नियर होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये सारे जो टॉपिक है वो एक वीडियो में कवर है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के जो है वो देख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। इफ टू कंट्रीज हैव द सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट विल रिमेन कांस्टेंट। अब वही सेम, हम फिर से वही बर्गर पे चले जाते हैं। मान लो डॉलर एक का जो एक्सचेंज रेट है वो है 60 रुपये, नॉमिनल एक्सचेंज रेट 60 रुपये है। अब क्या है कि जो वही डॉलर एक का 30 रुपये, इंडिया में 30 रुपये का एक बर्गर मिल रहा है और उधर $1 का बर्गर मिल रहा है। ठीक है, दोनों आप समझ गए। अब इन्फ्लेशन बढ़ी नहीं, दोनों जगह में नहीं बढ़ेगी, तो हमारी जो है परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ ना यहाँ रेट बढ़ रहा है ना यहाँ रेट बढ़ रहा है, तो यही लिखा है टू कंट्रीज हैव सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सेम रेट इन्फ्लेशन है कि यहाँ यही है यहाँ यही है, तो पीपीपी एक्सचेंज रेट विल रिमेन कांस्टेंट। तो वो जो है पीपीपी एक्सचेंज रेट जो है ये कांस्टेंट ही रहेगी अगर रेट नहीं बढ़ रहे हैं। द प्राइस ऑफ गुड्स विल बी सेम इन बोथ कंट्रीज व्हेन कन्वर्टेड टू पीपीपी एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो वही कि भाई प्राइस भी दोनों कंट्री में सेम ही रहेंगे। कि मान लो अगर वहाँ डॉलर एक में क्या है, वहाँ डॉलर एक में तो जो है बर्गर है, बर्गर मिल रहा है। अब यहाँ हमारा जो पीपीपी एक्सचेंज रेट क्या है, वो डॉलर एक बराबर है 30 रुपये के, यहाँ हमारे यहाँ, क्योंकि वो बर्गर का रेट है वहाँ और यहाँ का। क्योंकि अभी हमारे जो कंट्री में है, हमने एग्जांपल लिया है कि भाई एक ही चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, अदरवाइज वो एक लार्ज बास्केट होती है जिसमें प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है, उनको इंक्लूड किया जाता है उस बास्केट में, और फिर उसके बेसिस पे ये पीपीपी एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक चीज़ ले रहे हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल के पर्पज़ पे, आपके समझाने के पर्पज़। तो अब क्योंकि अगर वहाँ से वहाँ का जो बर्गर से है, ये मतलब डॉलर में, $1 में खरीदा जा रहा है, अगर उतने ही पैसे में यहाँ भी क्या हम यहाँ डॉलर में उतने ही पैसे में यहाँ क्या बर्गर खरीद सकते हैं हम, कि भाई अगर हम वो बर्गर यहाँ से लाएं और यहाँ बेच दें तो हमारे को क्या उतना ही पैसा मिलेगा जितनी हमारी पीपीपी एक्सचेंज रेट है। तो हाँ, क्योंकि अगर हम यहाँ वो अमेरिकन बर्गर भी बेचेंगे तो भी हमें 30 रुपये ही मिलेगा, जो हमारी एक पीपीपी एक्सचेंज रेट है। तो यहाँ दोनों ही सही है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 45th क्वेश्चन। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन केस ऑफ करेंसी ऑफ टू कंट्रीज आर एट परचेजिंग पावर पैरिटी। कि भाई दोनों परचेजिंग पावर पैरिटी पे है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि जितने रुपए का सामान यहाँ मिल रहा है उसको एक्सचेंज रेट करने के बाद वहाँ भी वो एक्सचेंज रेट के बाद उतने ही डॉलर में जो है सामान मिल रहा है। मान लो वही डॉलर
एक 60 के बराबर है। अब अगर हम 1 के बराबर है तो यहाँ अगर डॉलर 1 में एक बर्गर मिल रहा है तो यहाँ भी 60 रुपये में एक बर्गर मिलना चाहिए। तो वो हो गया हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी कि दोनों कंट्रियाँ की जो करेंसी है वो परचेजिंग पावर पे एट परचेजिंग पावर पैरिटी पे है। तो उसके लिए पीपीपी एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जब दोनों बराबर आ जाए। नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ अगर ये डॉलर एक जो है एक से एक बर्गर मिल रहा है और 30 रुपये से यहाँ एक बर्गर मिल रहा है, तो हमारी नॉमिनल जो वो एक्सचेंज रेट है वो 60/30 है। फिर वो रियल एक्सचेंज रेट हमारी क्या है, रियल एक्सचेंज या पीपीपी जो है वो ये है हमारी कि भाई 60 रुपये में नॉमिनल है और रियल जो हमारा रियल एक्चुअल जो सामान खरीदने में हमारा $1 से हमारे को ये चीज़ मिल रही है। तो शायद वो ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो ट्वाइस है, कि हम ज़्यादा कंपेटिटिव है हमारा ट्रेड यूएस के कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहली ही स्टेटमेंट हो जाएगी। फिर यहाँ ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कि मिस्टर एक्स हैज़ 20 करोड़ इन द इंडिया एंड मिस्टर वाई हैज़ $1 करोड़ इन यूएस, और वो वट एवर मिस्टर एक्स कैन कंज्यूम इन इंडिया, वो 20 करोड़ में उसी उतने ही पैसे में मिस्टर वाई यूएस में कंज्यूम कर सकता है। मतलब हमारी पीपीपी जो है वो इक्वल है कि भाई वहाँ जो $1 में खरीद सकता है यहाँ वो 20 रुपये में खरीद सकता है। ठीक है, अब ये मतलब इनकी इक्वल ये है, सेम चीज़ है, परचेजिंग पावर पैरिटी ये है, एक्सचेंज रेट ये है। अब वो दोनों किसी तीसरी कंट्री में चले जाते हैं और ये पैसे साथ लेके जाते हैं, तो वो कौन जो अमीर होगा, अब वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, क्या मिस्टर एक्स होगा? हमको लग सकता है कि भाई अच्छा ठीक है मिस्टर वाई होगा क्योंकि उसके पास डॉलर है, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा वो सब है, नहीं, या फिर दोनों बराबर रिच होंगे, ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी तो दोनों ही बराबर है अपने अपने देश में, दोनों के पास फिर इक्वल अमाउंट है, एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों एक बराबर चीज़ें खरीद सकते हैं। फिर है कि बिल डिपेंड ऑन नॉमिनल एक्सचेंज रेट, यस, कि अभी हमारा डॉलर 60 रुपये के बराबर है जब हम अपने अपने कंट्री में हैं। अब हम कहीं और चले गए और वहाँ से 60 रुपये के बरस से वो 65 हो गया, तो 65 हो गया तो हम जो वो 20,000 करोड़ है वो कम पड़ जाएंगे। और अगर वो 65 से 60 से कितना हो गया, 55 हो गया, तो हमारे पैसे ज़्यादा हो गए और डॉलर की जो पहले था उसके कंपैरिजन में हम ज़्यादा चीज़ें अब खरीद सकते हैं। तो फिर उस केस में मिस्टर एक्स ज़्यादा अमीर होगा और इस केस में मिस्टर वाई ज़्यादा अमीर होगा। तो हम अभी कह नहीं सकते कि कौन ज़्यादा अमीर होगा, वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द इंडियाज ट्रेड डेफिसिट में लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर ट्रेड डेफिसिट है इंडिया में, उसमें इंक्रीज हो रहा है ट्रेड डेफिसिट में, तो उसका क्या मतलब है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ रही है, उससे क्या इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट नहीं बढ़ेगी, उससे क्या हो रहा है, डेप्रीशिएशन ऑफ रुपी हो रही है, रुपी की डेप्रीशिएशन होगी। मतलब पहले डॉलर, $1 जो है कितने के बराबर था, 80 के बराबर है ना, अब डॉलर जो है 85 के बराबर हो गया। तो हमारा क्या देखते हैं कि ट्रेड डेफिसिट अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो डॉलर ज़्यादा देना पड़ेगा हमको, डॉलर बाहर ज़्यादा देना पड़ेगा, डॉलर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो डॉलर के जो है, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी की डिमांड कम होगी और रुपी की डेप्रिशिएशन होगी। तो यही बात है, बस सिंपल सी बात है, जब भी रुपए की डिमांड होगी बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी की डेप्रिशिएशन होगी, और अगर रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर की डेप्रिशिएशन होगी, अगर दो कंट्री के कंपैरिजन में देखा जाए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल लीड टू डेप्रिशिएशन ऑफ अ कंट्रीज करेंसी, इनमें से क्या ऐसा है जो कंट्री के करेंसी का डेप्रिशिएशन करवाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो होगा। तो समझते हैं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो हो रहा है कंट्री में तो क्या हमारा रुपी डिप्रिशिएट होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो उसके पास जो डॉलर होगा उसको पहले वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, तो वो डॉलर बेचेगा और पैसा खरीदेगा तो पैसे की डिमांड, रुपये की डिमांड बढ़ेगी, रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो से क्या है, रुपी एप्रिशिएट होगा। और राइज इन द
क्या है, राइज इन द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में बढ़ेगा उससे क्या है, बाहर से लोग आएंगे डेट मार्केट में, क्या है, पैसा लगाएंगे, डेट मार्केट में पैसा लगाएंगे। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सबको फायदा चाहिए, और फायदा किससे होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से होता है। तो क्या है, डॉलर का इन्फ्लो होगा, डॉलर का इन्फ्लो होगा, वो डॉलर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेचेंगे, रुपीज़ खरीदेंगे, रुपी अप्रिशिएट होगा। फिर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज होगा तो डॉलर आएंगे, मतलब हम सामान बेचेंगे और इंडिया में डॉलर उसके बदले हमको मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, और वो डॉलर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेल होंगे, और फिर इंडियन जो एक्सपोर्टर है उनको क्या है, मनी मिलेगा, पैसा मिले, रुपया मिलेगा, रुपया मिलेगा तो वो क्या है, रुपी अप्रिशिएट होगा। रुपी अप्रिशिएट होगा तो यहाँ किसी भी इन चीज़ों के वजह से रुपी डेप्रिशिएट नहीं होगा, तो इसमें नन ऑफ दी अबव आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस ऑफ द कंट्री विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। अभी तक हम सिंगल कंट्री टू कंट्री बात कर रहे थे, अब एक्सपोर्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स कैन बी बेस्ट मेजर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट। अब इनमें से नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस किससे सबसे बेस्ट प्रिडिक्ट हो पाएगी। अब पार्टनर्स के बाद बात हो रही है, ना कि किसी सिंगल कंट्री के बारे में। तो यहाँ ऑप्शंस है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट से कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट होती है, जैसे हम अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें 49 का, कि द ट्रेड कंपेटिटिवनेस बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में किस किस चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। एक तो डोमेस्टिक प्राइस, कि हमारे कंट्री में क्या प्राइस है। नंबर 2 अब्रॉड प्राइस, अब्रॉड प्राइस मतलब यूएस में क्या प्राइस है। फिर नॉमिनल एक्सचेंज रेट, कि हमारा डॉलर एक कितने एक्सचेंज कितना रुपीज़ के बराबर, मान लो 60 के बराबर है। फिर रियल एक्सचेंज रेट वो होता है कि भाई हमारे वो परचेजिंग पावर पैरिटी और इन नॉमिनल एक्सचेंज इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो कितना है। ठीक है, फिर ये सब चीज़ों पे इन चीज़ों पे क्या है, इन पैरामीटर्स पे जो है ऑल थ्री पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जो रियल एक्सचेंज रेट है वो ये तीनों पैरामीटर इंक्लूड करता है, जिसमें डोमेस्टिक प्राइस भी इंक्लूड होता है, अब्रॉड प्राइस भी इंक्लूड होता है और नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी इंक्लूड होता है, वो होता है रियल एक्सचेंज रेट। पर फॉर एग्जाम्पल इफ करेंसी डेप्रिशिएट इन नॉमिनल टर्म्स देन आर एक्सपोर्ट बिकम्स मोर कंपेटिटिव बट इट अज्यूम दैट ऑल पैरामीटर कांस्टेंट है। कि भाई अगर हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होता है तो हम वो एज्यूम करते हैं कि वहाँ भी प्राइस, इंडिया में भी प्राइस सेम होगा और यूएस में भी सेम रहेगा। फिर वही इफ़ द करेंसी डेप्रिशिएट द प्राइस ऑफ आर प्रोडक्ट इंक्रीजेज मच मोर देन द एक्सपोर्ट मे नॉट बी कम्पिटिटिव। कि ऐसा हो सकता है कि भाई नॉमिनल एक्सचेंज रेट हमारा डेप्रिशिएट हुआ पैसा, तो डेप्रिशिएट हुआ पैसा उससे क्या है, हमारी कंपेटिटिवनेस बढ़ जाती है ट्रेड की, इफ़ दोनों कंट्री में प्राइस सेम है। अगर हमारे देश में तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, हमारे देश का जो है प्राइस बढ़ गए प्रोडक्ट के, तो हमारे ट्रेड की कंपेटिटिवनेस गिर जाएगी। तो ये वेरी करता है, क्यों, ये तीन अलग अलग फैक्टर है और तीनों के ऊपर नीचे होने से काफ़ी फर्क पड़ता है किस पे, हमारे ट्रेड के कंपेटिटिवनेस पे। बट रियल एक्सचेंज रेट इंक्लूड द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल थ्री पैरामीटर। तो रियल एक्सचेंज रेट में तीनों चीज़ें इंक्लूडेड होती है तभी वो कैलकुलेट होता है। बट रियल एक्सचेंज रेट जो है बिटवीन दो कंट्री के बीच में होता है, जो रियल एक्सचेंज रेट है वो दो कंट्रियों के बीच में वो कैलकुलेट होता है। अगर हमारे को कंपेटिटिवनेस विद ग्रुप ऑफ कंट्रीज करना है तो बहुत सारे ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब यूएस, जापान, चाइना और इजराइल, फ्रांस, यूके, जितनी भी कंट्रियाँ हैं, काफ़ी सारी कंट्रियाँ हैं, उनके साथ करना है, एक साथ जो है कैलकुलेट करना है ट्रेड कंपेटिटिवनेस। तो वो कैसे होगा, ट्रेडिंग पार्टनर, देन वी नीड टू कैलकुलेट इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, नेक्स्ट वो एक वीडियो में ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, डी इसका आंसर होगा। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ रुपी इज एप्रिशिएटिंग इन रियल टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर। अगर रियल टर्म में जो है हमारी रुपी अप्रिशिएट हो रही है, रुपी अप्रिशिएट हो रही है, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कंपेटिटिवनेस गिरेगा। सिर्फ वो गिरेगा, ऐसा नहीं है कि कंपेटिटिवनेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, कि भाई नहीं कंपेटिटिव नहीं रहेगा, सिर्फ उसकी कंपेटिटिवनेस अप्रिशिएट, रुपी अप्रिशिएट होने से कम हो जाएगी। क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, रुपी अप्रिशिएट हो जाएगा तो उससे हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस कैसे कम होगी, कि उससे हमारा जो एक्सपोर्ट है, मान लो पहले $1 पे हमको कितना, 80 रुपये मिल रहा था, अब रुपी अप्रिशिएट हो गया तो $1 के बराबर अब 75 मिलेगा। तो हमारे जो देश का क्या है, जो एक्सपोर्ट है वो
उन लोगों को कम फ़ायदा होगा, कम वो पहले 80 रुपये मिल रहे थे उसको $1 के, अब उनको क्या है 75 ही डॉलर मिलेंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारे पास 50 का ए है। तो 50 का ए कैसे है कि व्हेन अ करेंसी अप्रिशिएट आइदर इन नॉमिनल और रियल टर्म देन एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस डिक्रीजेज। ये तो एक फैक्चुअल सी चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि करेंसी अप्रिशिएट होगी तो कम्पिटिटिवनेस ट्रेड एक्सपोर्ट की गिरेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो भी एक्सपोर्ट की क्या है कम्पिटिटिवनेस गिरेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इफ़ rupee appreciating, that means India's export competitiveness in decreasing, but cannot say by India's export is less competitive। हाँ वो नहीं कह सकते कि लेस competitive है, क्योंकि फिर भी वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करेगा, हमारे पीपीपी पे डिपेंड करेगा, वो फिर भी डिपेंड करेगा किन्हीं और चीज़ों पे, लेकिन एक लेस competitive होगा जो पहले था उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।